हेलो एवरीवन। आज है 6 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले रिवीजन करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि आदि पेरुक्कू ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक तरह का पारंपरिक फेस्टिवल है। विश्व स्तनपान सप्ताह जो कि रिसेंटली मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है जीवन की टिकाऊ शुरुआत के लिए स्तनपान जो तरीका कारगर है उसे और मजबूत करें। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के डिकैथलॉन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है तेजस्विन शंकर ने। 2030 कॉमनवेल्थ की गेम्स की मेजबानी जो है ये अहमदाबाद करने जा रहा है। 22वें नंबर की कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मेन सिंगल का टाइटल अंकुर भट्टाचार्य ने जीता। पीटर एल्बर्ट्स की जगह इंडिगो के नए सीईओ विली वॉल्स बने हैं। ढिमसा जो हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ, ये आंध्र प्रदेश का पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है। ग्लाव झील ये अरुणाचल प्रदेश का पहला और भारत का 101 नंबर का रामसर साइट बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में ओडिशा में जगत कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। 87 की उम्र में गुजरने वाले जस्टिस एमएस लेबरन, इनका जो संबंध रहा लेबरन आयोग से रहा है। और अभी हाल ही में टेक मी टू स्पेस ने पावर बैंक 50 डेवलप किया, जो फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा हासिल करने वाली भारत की पहली सैटेलाइट बैटरी बनी है। 3 अगस्त को आरबीआई के जो नए ईडी हैं, इसके रूप में मुनीसा चक्रवर्ती की नियुक्ति की गई। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, सुअरों के लिए यानी कि पिग्स के लिए भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन का नाम क्या है? आंसर इसका होगा MA104, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो MA104 भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे सुअरों को अफ्रीकन स्वाइन फीवर से बचाने के लिए विकसित किया गया है। और ये टीका सूअरों और जंगली सूअरों में फैलने वाली अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा बीमारी अफ्रीकी स्वाइन फीवर से सुरक्षा है जो कि प्रदान करती है। इसे डेवलप किसने किया है? तो इसे भोपाल स्थित ICAR NIHSAD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ICAR की फुल फॉर्म बनती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और NIHSAD यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज, इसके वैज्ञानिकों के द्वारा स्वदेशी तकनीक से इसे तैयार किया गया है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो भारत वियतनाम के बाद, अपना जो देश है भारत, ये एशियाई कंट्री वियतनाम के बाद इस घातक बीमारी को या इस घातक बीमारी का स्वदेशी टीका बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, जिससे सुअर पालकों को भी भारी आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एल सुब्रमण्यम ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जिन्हें अभी हाल ही में श्रीलंका के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। देखिए, एल सुब्रमण्यम जो कि वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है, इन्हें अभी हाल ही में श्रीलंका सरकार द्वारा उनके संगीत क्षेत्र में अतुलनीय योगदान और भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित है, जो कि ये किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नौका IASV त्रिवेणी यानी कि इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी से समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। त्रिसेवा महिला अधिकारियों द्वारा यह पहला विश्व परिक्रमा नौकायन था। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है त्रिसेवा, त्रिसेवा यानी कि जल थल वायु, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की कुल 9 महिलाएं हैं जो कि इस मिशन में शामिल थी। अब ये कैसा समुद्र प्रदक्षिण अभियान है? तो इसे शुरू किया गया था लास्ट ईयर सितंबर 2025 में मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ ये भी याद रखें गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इस समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। एग्जैक्ट ये है 11 सितंबर 2025 को। और ये जो समुद्र अभियान है ये लगभग चला है 314 दिनों का, जो कि यहाँ से मेंशन भी है। 314 दिनों में लगभग 25,500 नॉटिकल मील की दूरी है जो कि ये तय की गई है। तीनों ही सेनाओं यानी कि जल थल वायु सेना की 9 महिला अधिकारी इसमें शामिल रही हैं। अब ये वापस अपना मिशन पूरा करके वापस आ चुकी हैं, इसलिए क्वेश्चन हम देख रहे हैं नौकायन IASV त्रिवेणी से जो समुद्र प्रदक्षिणा अभियान शुरू किया गया था, इसका पर्पस क्या है?
तो त्रिसेवा महिला अधिकारियों द्वारा पहला विश्व परिक्रमा नौकायन ये रहा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? आंसर यहां से हो जाएगा अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये जो कॉस्पर मेडल है ना, ये अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। अब कौन सी संस्थाएं ये सम्मान देती है? तो कॉस्पर यानी कि कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त रूप से ये अवार्ड देते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 1990 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई की स्मृति में, और यही अभी हाल ही में सम्मानित की गई है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ये 46वें नंबर का जो कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली रहा, इस दौरान सम्मानित की गई हैं। ये बैंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की डायरेक्टर हैं। ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है। कुल मिलाकर के ये चौथी भारतीय हैं। ये अवार्ड कॉस्पर और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है, ये हमने देख लिया है। यहाँ पर कुछ रिसेंट के अवार्ड हमने देखे थे, जिसमें कि कंतारा फिल्म के जो डायरेक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, इन्हें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अभी 4 मैथमेटिशियन है जिन्हें फिजिक्स माफ कीजिएगा मैथ्स के क्षेत्र का फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया जाएगा। हांग वांग, यू डेंग, जॉन पार्डन और जैकब सिमरमैन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो अजीत डोवाल, इन्हें 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरा मथु उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला है 2025 पर रणछोड़लाल गोस्वामी को। सेंट मास्टर कप सुदर्शन पटनायक, बैंकर ऑफ द ईयर के सत्यनारायण राजू, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर मेजर अभिलाषा बाराक। इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी ने। ताइवान ट्रैवलॉग के लिए अवार्ड इन्हें मिलेगा। यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड जोगनपल्ली संतोष कुमार। WWF नेशनल अवार्ड मिला एन अलीम यूसुफ को। MS स्वामीनाथन अवार्ड श्रीनिवास राव। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर है सयानी गुप्ता। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी और एबल प्राइज मिला है जर्मनी के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन गिल फाल्टिंग्स को। सवाल 5वां है, किस राज्य को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सबसे ज्यादा मृत अंग दाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी स्वेच्छा से जो ऑर्गन डोनेट कर जाता है तो इसे मृत अंग दाताओं की लिस्ट में ऐड किया जाता है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा ये जो ऑर्गन डोनेशन का काम है ये किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अवार्ड है ये 3 अगस्त 2026 को दिल्ली में आयोजित 16वें नंबर के भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर दिया गया। बात की जाए यदि तमिलनाडु की, राजधानी चेन्नई है। नए मुख्यमंत्री ये जोसेफ विजय हैं। हमने कल ही देखा था आदि पेरुक्कू फेस्टिवल, ये तमिलनाडु में मनाया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ सिंगापेन पुलिस बल का गठन किया गया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में स्थापित किया गया। 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य तमिलनाडु है। ऋतिका श्री तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी। तमिलनाडु के VOC पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। और लास्ट ईयर रामनवमी के मौके पर पंबन ब्रिज का भी उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। सवाल 6वां है, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के मौके पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए एक नया एक्शन प्लान लॉन्च किया है? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड डे है पहली बार तो अगस्त महीने की 4 तारीख को मनाया गया। इस मौके पर अपने ही देश भारत ने क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए एक नया एक्शन प्लान है जो कि एक संरक्षण कार्य योजना भी आप इसे कह सकते हैं, ये लॉन्च कर दिया है। और इसके लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है ये है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब इसके लिए जो टारगेट एरिया है ये योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में इस दुर्लभ वन्य जीवों के आवास की सुरक्षा करने और कॉरिडोर्स को बहाल करने पर केंद्रित है। अच्छा, ये जो अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड डे मनाया गया है तो सबसे पहली बात ये क्लाउडेड लेपर्ड, जिसे आप धूमिल तेंदुआ भी कह सकते हैं, एक मीडियम आकार का जंगली बिल्ली है जिसके शरीर पर बादलों जैसे अनोखे धब्बे होते हैं, है ना, इसलिए इसे क्लाउडेड लेपर्ड कहा जाता है।
अच्छा, एक और एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि एग्जाम में पूछा गया था कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भारत में कहां पर है। तो ऑप्शन में ना नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के नाम मेंशन थे, मेघालय था ऑप्शन में, त्रिपुरा था, असम था, नागालैंड था। तो त्रिपुरा यहां से राइट आंसर है, आपको ये याद रखना है। स्नो लेपर्ड अलग है, लेपर्ड अलग है, स्नो लेपर्ड अलग है, और यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड हम देख रहे हैं। स्नो लेपर्ड ये बेसिकली बर्फीले क्षेत्र में रहता है। भारत में सबसे अधिक संख्या इसकी कहां पर है, ये लद्दाख में है। और वैसे ही एक लेपर्ड हम पढ़ते हैं, सिर्फ तेंदुआ की बात करें तो सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या ये मध्य प्रदेश में है। तेंदुआ सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, स्नो लेपर्ड सबसे अधिक लद्दाख में है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित भारत के लेपिडोप्टेरा के सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तो मेंशन है। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बता देती हूँ। अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, इसने भी जुलाई अगस्त के महीने में 12 वर्षों के रिसर्च के बाद, 12 वर्ष के सर्वे के बाद भारत का पहला लेपिडोप्टेरा यानी कि तितली और जो पतंग होते हैं ना, मॉथ्स, इसकी पहली राष्ट्रीय सूची जारी करी है। अब ये पहली राष्ट्रीय सूची है, इसलिए इसके डेटा है जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि भारत में विश्व की ज्ञात तितली और पतंगा विविधता का 8.25% से अधिक पाया जाता है। तो हाँ, दुनिया भर में यदि हम ग्लोबली देखें तो भारत में तितली और पतंगा विविधता का 8.25% हिस्सा भारत के हिस्से में आता है। इस सूची का प्रकाशन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जोटॉक्सा पत्रिका में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट भी सही है। और भारत में दर्ज पतंगों की प्रजातियों की संख्या, जो मॉथ्स की संख्या है, ये तितली की यानी कि बटरफ्लाइज की प्रजातियों की संख्या की तुलना में काफी अधिक है। तो यहां से तीनों ही पॉइंट सही हो जाएंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है। एक तो ये कि दुनिया भर का 8.25% हिस्सा भारत कवर कर रहा है लेपिडोप्टेरा विविधता में। रिपोर्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है, इसका प्रकाशन जोटॉक्सा पत्रिका में किया गया है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये मेंशन है कि भारत में पतंगों की प्रजातियां जो है ये तितली की प्रजातियों से अधिक है। तो कितनी अधिक है? भारत में 12,286 पतंगा की प्रजातियां हैं, जबकि 1,417 ये तितली की प्रजातियां हैं। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो तितली की प्रजातियां पतंगा से कम है यहाँ पर। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए 100 सप्ताह का कौन सा कैंपेन है जो कि शुरू किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी अगस्त के महीने में इस 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए। इसका पर्पस ही है युवाओं को नशे के जाल से बचाना, उन्हें फिजिकली और मेंटली रूप से सशक्त बना करके विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना। सवाल 9वां है, डाक विभाग ने अगस्त 2026 में किस पद्म विभूषण सम्मानित व्यक्तित्व की जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? सतीश गुजराल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 5 रुपए का डाक टिकट है, ये प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सतीश गुजराल की जन्म तिथि पर जारी किया गया है डाक विभाग के द्वारा। अगला सवाल है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप FSSAI कहते हैं, इसने अगस्त के महीने में किस कंपनी को कुछ उत्पाद जैसे कि घी, शहद इत्यादि पर 100% यानी कि 100% नेचुरल लिखने से रोक लगा दी है? आंसर यहां हो जाएगा डाबर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ये जो डाबर कंपनी है, इससे शहद, घी और अन्य उत्पादों पर जो इसका 100% नेचुरल का बैनर लगा हुआ होता था, इस दावे को करने से रोक दिया है। ये कार्रवाई उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन और दावों से बचाने के लिए किया गया, क्योंकि कई इसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके डब्बों पर लिखा होता है 100% नेचुरल, लेकिन ये 100% नेचुरल होता नहीं है। FSSAI की यदि बात की जाए, फॉर्मेशन या 2008 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर, इसके CEO हो जाएंगे रजत पुन्हानी। सवाल 11वां है, हर घर तिरंगा अभियान 2026 मुख्य रूप से कब तक आयोजित किया जाएगा?
तो ये 9 अगस्त से 17 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। अभी 80 नंबर का जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, इस मौके पर नागरिकों को अपने घर, ऑफिस और संस्थानों पर सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इंकरेज करता है। तो 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान है जो कि आयोजित होगा। अगला सवाल है बिहार वालों के लिए, दानापुर फतुहा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना जो है ये किस रेलवे जोन से संबंधित है? तो ये है ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे से ये संबंधित हो जाएगी। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इसके कुछ फैक्ट्स मैंने ऐड किए हैं। तो भारतीय रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे के लिए, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो 29 किलोमीटर लंबा दानापुर फतुहा खंड है, इसके लिए 976 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो ये किलोमीटर भी याद रखिए, 29 किलोमीटर की दूरी ये तय की जाएगी इसमें, और अमाउंट भी याद रखिए, 976 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। ये परियोजना ईस्ट सेंट्रल रेलवे को कवर करती है। इसका उद्देश्य है पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ भाड़ को कम करना है। अब यहां से रेलवे का डिस्कशन आया है, देखिए रेलवे जोन का डिस्कशन आया है। तो कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ाया था कि भारतीय रेलवे का मतलब जो 18वां रेलवे जोन है, इसका जो मुख्यालय है विशाखापट्टनम, और 18वां जोन कौन सा घोषित किया गया था? साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे। ये हमने 2 महीने पहले के करंट अफेयर में देखा है। अब रेलवे जोन जो है आपके, मान लीजिए 18 रेलवे जोन है और इनके हेडक्वार्टर्स को याद रखने में यदि दिक्कत जाती है तो ये ट्रिक पहले भी मैंने बताई थी, कहीं ना कहीं कुछ कुछ हम रिलेट कर सकते हैं, कुछ कुछ याद कर सकते हैं। तो चलिए मैच करेंगे। सबसे पहले देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सेंट्रल भी देख सकते हैं यहां से। सबसे पहली बात, नॉर्थ रेलवे की यदि बात की जाए, उत्तरी रेलवे की, तो यहां पर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देख रहे हैं। दक्षिणी रेलवे यानी कि साउथ रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई देख रहे हैं, साउथ रेलवे चेन्नई। ईस्टर्न रेलवे का आप देख पा रहे हैं कोलकाता में। फिर वेस्टर्न रेलवे का देख पा रहे हैं आप मुंबई में। तो यहां से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और यहां से सेंट्रल रेलवे का आपको याद रखना है, मुंबई हो जाएगा। 5 रेलवे जोन और उसके हेडक्वार्टर याद हुए, ठीक है। अब देखिए ये वाला एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बगल में है। ये वाला हिस्सा आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, इधर नॉर्थ इधर वेस्ट। ये वाला हिस्सा आपका साउथ वेस्ट कहलाएगा, यहां पर साउथ है और यहां पर वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट। और ये वाला कहलाएगा आपका साउथ ईस्ट, ठीक है, यहां साउथ और इधर ईस्ट। अब इसके हेडक्वार्टर भी याद रखना आप लोगों के लिए आसान होगा। यदि आप देख पा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये आप देखेंगे जयपुर में। नॉर्थ ईस्ट को यदि आप मैच करें तो गोरखपुर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में। यहां खोरखपुर लिखा है, ये आपका गोरखपुर होगा, उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है। अब यहां नॉर्थ है ऊपर में, बीच में क्या है? सेंट्रल है। नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर अहमदाबाद हो गया। फिर यहां पर वेस्ट है, यहां पर सेंट्रल है, वेस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर या सेंट्रल वेस्ट भी कह सकते हैं, जबलपुर हो गया। फिर यहां पर ईस्ट है और ये सेंट्रल है, तो आपका ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर हाजीपुर हो गया। अब नीचे में साउथ है और यहां पर सेंट्रल है, तो साउथ सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है ये क्या हो गया आपका? सिकंदराबाद में, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद में। अब चलिए फिर से मैच करें, तो यहां साउथ वेस्ट हमारा रह गया, साउथ वेस्ट का हुबली में है, यहां पर टिक भी है। और साउथ ईस्ट की तरफ यदि हम आए तो साउथ ईस्ट का हेडक्वार्टर कोलकाता में हो जाएगा। अभी कोस्टल वाले छोड़ दिए हैं मैंने, जो कोस्टल वाला छूट जाएगा एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। यदि आप लोगों को याद हो गया हो तो एक बार रिवीजन करते हैं और इसके बाद कोस्टल वालों की तरफ चलेंगे। चलिए 5 तो इजीली याद हो गए, नॉर्थ रेलवे, साउथ रेलवे, ईस्ट रेलवे, वेस्ट रेलवे, सेंट्रल रेलवे।
सेंट्रल रेलवे का कहा हमने देखा है? मुंबई महाराष्ट्र में। 5 याद हो गए। अब फिर से देखते हैं, सेंट्रल से ही शुरू करेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ सेंट्रल का अहमदाबाद, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर, साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद, वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर। 5 + 4 इजिली याद हो गए। और बाकी के 4 याद करते हैं। कैसे? नॉर्थ वेस्ट का जयपुर, साउथ वेस्ट का हुबली, साउथ ईस्ट का कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट का यहां गोरखपुर है। तो यहां से कितने याद हो गए आपको? 13 रेलवे जोन याद हो गए। ठीक है, सेंट्रल देख लिया हमने, मुंबई में है। ईस्टर्न सेंट्रल, अच्छा ईस्टर्न कोस्टल बच गया। तटीय क्षेत्र में आपका भुवनेश्वर, ओडिशा में ही ये रिलेट कर सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता हमने देख लिया। कोंकण रेलवे यहां बच रहा है। कोंकण रेलवे का ये आपका मुंबई में हो जाएगा। कोंकण तट आप पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, तो ये मुंबई हो जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल क्या हमने देखा था? इलाहाबाद, प्रयागराज यहां पर लिखा हुआ है, सही है। नॉर्थ ईस्टर्न भी हमने देखा, नॉर्थ वेस्टर्न भी हमने देखा। ये नॉर्थ ईस्टर्न, ये नॉर्थ वेस्टर्न भी देखा। फिर नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का असम के गुवाहाटी में है, ये आप रिलेट कर लीजिए। नॉर्थ का दिल्ली में। साउथ सेंट्रल हमने देख लिया, साउथ कोस्ट का ये देखा 18वां रेलवे जोन बना विशाखापट्टनम करंट का है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, अब देखिए ये है साउथ, ये है ईस्ट। साउथ ईस्ट सेंट्रल, इसका सेंट्रल आ रहा है बिलासपुर। यदि पूछा जाए साउथ ईस्ट का तो कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। साउथ ईस्टर्न का हमने देख लिया, साउथ वेस्टर्न का हमने देख लिया, साउथर्न रेलवे का देख लिया, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का और वेस्टर्न रेलवे का भी देख लिया। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सवाल 13वां है, भारत ने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने खिताब जीते हैं? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 6 मेडल भारत के नाम रहे हैं। दिल्ली में आयोजित की गई थी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। भारत ने दांव पर लगे 7 में से 6 खिताब जीत लिए हैं। अब कौन कौन से 6 खिताब है भारत के? तो पुरुष और महिलाओं दोनों की ही टीम में भारत ने गोल्ड जीता है। किसे हरा करके? मलेशिया को हरा करके। मेन सिंगल का टाइटल अंकुर भट्टाचार्य जी ने जीता। वुमेन सिंगल का जीता है यशस्विनी घोरपड़े ने। वुमेन्स डबल का खिताब यहाँ पर श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास ने जीता। मेंस डबल का बस भारत ने नहीं जीता है ना। मिक्स डबल में ये खिताब मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा के नाम रहा है। मैंने कल आपसे पूछा था फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? आंसर इसका प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना रहा था। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, प्रशांत महासागरीय द्वीप है नौरू, इसने ऑफिशियली तौर पर अपना नया अंतरराष्ट्रीय नाम, औपचारिक नाम घोषित किया है। आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।